नमस्कार, मैं दिनेश कुमार। आर्म्स ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। आज हम कक्षा 10th के लिए अध्याय 9 और 10 इनके कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो लेके आए हैं। आपके अध्याय 9 से है वो 3 नंबर के छोटे-छोटे प्रश्न है वो आते हैं और अध्याय 10 से है और अध्याय 10 के अंतर्गत है, उसमें भी 3 नंबर है, वो छोटे-छोटे प्रश्न के है वो आते हैं। इसलिए प्रश्न स्टार्ट करने से पहले आप इनके उत्तर देने के खुद से भी प्रयास है वो कीजिएगा। और हाँ, हमें कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताना कि आपने हमारे द्वारा बताए गए क्वेश्चन में से कितने के आंसर आपने सही किए। तो इन दोनों लेसन में से आपके 6 नंबर के अंक है वो परीक्षा के अंतर्गत पूछा जाता है। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं हम। सबसे पहला प्रश्न है हमारा, भारतीय कृषि को ऋतुओं के आधार पर कितने भागों के अंतर्गत है वो बांटा गया है। तो भारतीय कृषि को ऋतुओं के आधार पर है वो 3 भागों के अंतर्गत बांटा गया है। कितने भागों में? 3 भागों में। कौन कौन सी? कौन कौन सी? एक तो खरीफ फसल, रबी फसल और तीसरी है जायद फसल। ये मुख्य रूप से 3 भागों के अंतर्गत भारतीय कृषि को है वो बांटा गया है। तो इसमें देख लेते हैं कि खरीफ की फसल के अंतर्गत क्या क्या आता है। इसमें चावल और कपास को शामिल है वो किया जाता है। किसको? खरीफ की फसल के अंतर्गत। और रबी की फसल के अंतर्गत जैसे गेहूं, जौ, चना। गेहूं, जौ और ये चना, ये रबी की फसल के अंतर्गत है वो सम्मिलित है वो किए जाते हैं। और जायद की फसल के अंतर्गत जैसे हरी सब्जी हुई, हरी सब्जी हरी सब्जी हुई, ककड़ी, तरबूज, ककड़ी, तरबूज आदि कई तरीके की फसलें हैं वो जायद की फसल के अंतर्गत है वो सम्मिलित है वो की जाती है। तो एक बार दोबारा बता देता हूँ कि भारतीय कृषि को ऋतुओं के आधार पर 3 भागों के अंतर्गत बांटा गया है। कौन कौन सी? खरीफ फसल, रबी फसल और जायद फसल। खरीफ की फसल के अंतर्गत जैसे चावल और कपास, रबी की फसल के अंतर्गत गेहूं, जौ, चना और जायद की फसल के अंतर्गत हरी सब्जी जैसे तरबूज हुआ, ककड़ी हुई, चारा हुआ आदि कई तरीके के। दूसरा प्रश्न है, 4 बागाती फसलों के नाम है वो बताने हैं। मतलब 4 बागाती फसल है, उनके उदाहरण है वो लिखने हैं। तो बागाती फसल वही होती है जो बागान बना के कृषि है वो की जाती है। मतलब इस तरीके से कोई बागान है वो बनाया जाता है और इसके अंतर्गत है वो कृषि है वो की जाती है। तो बागाती फसल है जैसे एक तो चाय हुई, चाय, कॉफी, रबड़, सिनकोना, सिनकोना। ये मुख्य रूप से 4 बागाती फसल के आपके नाम है। तो 4 बागाती फसल कौन कौन सी है? चाय, कॉफी, रबड़ और सिनकोना। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, मुद्रा दायनी या फिर औद्योगिक फसलों से क्या तात्पर्य है? मुद्रा दायनी और औद्योगिक फसलों से क्या तात्पर्य है? मतलब जिन फसल से मुद्रा प्राप्त है वो की जाती है उद्योगों के अंतर्गत। तो मुद्रा दायनी या फिर औद्योगिक फसल से क्या तात्पर्य है? देखो, ऐसी फसलें जिनका उपयोग उद्योगों में कच्चे माल के रूप में किया जाता है। ऐसी फसलें जिनका उपयोग उद्योगों में कच्चे माल के लिए किया जाता है, उन्हें क्या, कौन सी फसल के नाम से जानते हैं? मुद्रादायनी फसल के नाम से जाना जाता है। जैसे उदाहरण के रूप में जैसे गन्ना हुआ, गन्ना, कपास, तिलहन, तिलहन और एक आपकी जूट। ये मुख्य रूप से मुद्रादायनी फसलों के अंतर्गत है वो औद्योगिक क्षेत्रों के अंतर्गत
है वो काम में ली जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में चावल की कितनी किस्में हैं, कितनी फसलें हैं वो ली जाती है। मतलब भारत में चावल की कितनी फसलें हैं वो ली जाती है। भारत के अंतर्गत जब चावल बोया जाता है तो उसकी कितनी फसलें हैं वो काम में ली जाती है। तो मुख्य रूप से भारत है वो 3 फसलें हैं, 3 फसलें हैं वो काम में लेता है। कौन कौन सी 3 फसलें? जैसे तो ओस, एमन और तीसरी है बोरो। ये मुख्य रूप से चावल की 3 किस्में बोल दो या फिर फसलें बोल दो, ये 3 काम में है वो लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कपास उत्पादन मतलब 2 राज्यों के नाम है बताने हैं। मतलब कौन कौन से राज्यों के अंतर्गत कपास है वो उत्पादन होता है, उनमें से आपके 2 राज्य के नाम है वो पूछा है। तो 2 राज्य है, एक तो गुजरात, गुजरात के अंतर्गत कपास उत्पन्न होता है, गुजरात। दूसरा है महाराष्ट्र, महाराष्ट्र। इन 2 राज्यों के अंतर्गत कपास है वो उत्पन्न वो किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खाद्यान्न फसलों के 4 उदाहरण वो देने हैं। किसके? खाद्यान्न फसलों के 4 उदाहरण है वो लिखने हैं। तो खाद्यान्न फसलों के 4 उदाहरण, जैसे एक तो हुआ खाद्यान्न मतलब खाने के लिए, जैसे एक तो हुआ चावल, चावल को भी हम खाद्यान्न फसल के अंतर्गत सम्मिलित करते हैं। दूसरा है गेहूं, तीसरा है ज्वार, चौथा है बाजरा, और एक और बता देता हूं जौ। ये मुख्य रूप से ये फसलें खाद्यान्न उत्पादन के अंतर्गत है वो सम्मिलित है वो की जाती है। कौन कौन सी? चावल, गेहूं, ज्वार, बाजरा और जौ। 7वां प्रश्न है, किस फसल का उपयोग उद्योगों में स्टार्च व ग्लूकोज निर्माण के लिए कच्चे माल के रूप में किया जाता है? मतलब ऐसा कौन सा उद्योग है, मतलब किस फसल का उपयोग है वो उद्योगों में स्टार्च व ग्लूकोज निर्माण के लिए कच्चे माल के रूप में प्रयोग वो किया जाता है? तो ये है आपका मक्का। मक्का को कच्चे माल के रूप में वो प्रयोग वो किया जाता है किसके अंतर्गत? उद्योगों के अंतर्गत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सर्वाधिक सरसों का उत्पादन कौन सा राज्य है वो करता है? मतलब सबसे ज्यादा भारत के अंतर्गत सबसे ज्यादा सरसों का उत्पादन है वो कौन सा राज्य है वो करता है? तो वो है हमारा राजस्थान। राजस्थान के अंतर्गत सबसे ज्यादा सरसों का उत्पादन है वो होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सर्वाधिक बाजरा उत्पादन राज्य वो कौन सा है? बाजरे का उत्पादन भी है वो कौन करता है? राजस्थान। बाजरे के अंतर्गत प्रथम स्थान देखा जाए तो राजस्थान का, और सरसों के अंतर्गत देखा जाए तो राजस्थान का है वो मुख्य रूप से माना जाता है। मतलब सबसे ज्यादा है बाजरा कहाँ से होता है, कहाँ पर होता है? राजस्थान के अंतर्गत। और सबसे ज्यादा सरसों है वो कहाँ होती है? राजस्थान के अंतर्गत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्थानांतरण कृषि से आप क्या समझते हैं? बहुत ही मोस्ट पर्सन है ये स्थानांतरण कृषि वाला। स्थानांतरण कृषि, स्थानांतरण कृषि को हम किस नाम से जानते हैं? इसको हम जूमिंग कृषि के नाम से भी जाना जाता है। किसको? स्थानांतरण कृषि को जूमिंग कृषि के नाम से भी जानते हैं। मतलब आपके मान लो परीक्षा के अंतर्गत स्थानांतरण न आके इसकी जगह आपको दे दे कि जूमिंग कृषि है वो, जूमिंग कृषि के से क्या तात्पर्य है? तो ये दोनों एक ही है, जूमिंग कृषि वाला और स्थानांतरण कृषि वाला। तो स्थानांतरण कृषि को हम जूमिंग कृषि, जूमिंग कृषि है वो भारत में आदिवासी क्षेत्र के आदिवासियों द्वारा है वो की जाती है। ये आदिवासी लोग हैं वो जंगलों को जलाकर और उस स्थान पर कृषि कार्य है वो करते हैं। मतलब जंगलों को जला देते हैं और जंगलों को साफ करके या फिर जला के उस स्थान पर क्या करते हैं? कृषि करते हैं। तथा उस जमीन के अनुपजाऊ हो जाने पर ये क्या करते हैं? दूसरे स्थान पर है वो चले जाते हैं और वही काम है वो वापस से शुरू है वो करता है। जैसे मतलब जंगलों को साफ करके है वो कृषि है वो करते हैं। ये मुख्य रूप से
स्थानांतरण कृषि के अंतर्गत सम्मिलित वो किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखो ये स्थानांतरण, ये है ना 11वां प्रश्न। देखो भारतीय कृषि को मुख्य रूप से 4 भागों के अंतर्गत वो बांटा गया है। कौन कौन सी? एक तो है कृषि रोजगार का साधन है वो मानी जाती है, ठीक है। दूसरा है आपका सकल घरेलू उत्पादन में सहायक मानी जाती है, किसको? कृषि को। तीसरा है विदेशी व्यापार के अंतर्गत सहायक होती है, कौन? कृषि। और चौथा है उद्योगों के लिए कच्चे माल की भी आपूर्ति है वो कृषि से होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में हरित क्रांति का सर्वाधिक अनुकूल प्रभाव है वो किस फसल पर है वो पड़ा है? तो सबसे ज्यादा अनुकूल प्रभाव वो गेहूं पर है वो पड़ा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भूमि की उर्वरता बनाने में किन फसलों का योगदान है वो सर्वाधिक वो रहता है? तो भूमि की उर्वरता बनाने के लिए सबसे ज्यादा सर्वाधिक फसलों का योगदान रहता है वो एक तो दलहन फसलों का सर्वाधिक योगदान रहता है। दलहन दलहन फसलों का सर्वाधिक योगदान है वो रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गन्ने की उत्पादकता दक्षिण भारत में अधिक क्यों पाई जाती है? वो इसलिए पाई जाती है क्योंकि वहां पर आर्द्र जलवायु होने के कारण, आर्द्र जलवायु आर्द्र जलवायु होने के कारण दक्षिण भारत में गन्ने की सर्वाधिक खेती है वो होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में कृषि विकास हेतु कोई 2 या कोई 3 सुझाव वो दीजिए। भारत में कृषि विकास हेतु सुझाव है वो आपको देने। तो सबसे पहला है, भारत में सिंचाई सुविधाओं का विस्तार है वो किया जाना चाहिए। किसके अंतर्गत? कृषि के अंतर्गत। मतलब कृषि के लिए भारत के अंतर्गत सिंचाई की सुविधाओं का विकास है वो किया जाना चाहिए। दूसरा है, कृषि में आधुनिक यंत्रों का प्रयोग भी किया जाना चाहिए। कृषि में आधुनिक यंत्र का भी प्रयोग है वो किया जाना चाहिए। तीसरा है, किसानों में अशिक्षा, गरीबी तथा ऋणग्रस्तता को दूर करना है वो चाहिए। किसको? मतलब जो किसान है वो कर्जा लेते हैं उनकी वो दूर है वो करना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की प्रमुख खाद्यान्न फसल है वो कौन सी है? तो भारत की प्रमुख खाद्यान्न फसल है वो मैंने ऊपर भी बताया था, जैसे चावल खाद्यान्न फसल के रूप में सम्मिलित है वो किया जाता है, भारत की मुख्य रूप से खाद्यान्न फसल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खरीफ व रबी की विभिन्न फसलों पर भौगोलिक तापमान, वर्षा व मिट्टी के बारे में है वो लिखने हैं। किसके बारे में? खरीफ की फसल के बारे में। तो खरीफ की फसल जैसे मतलब चावल हुआ, मक्का। पहले तो ये जान लेते कि खरीफ की फसल है वो क्या क्या है। खरीफ की फसल है चावल, मक्का, कपास, बाजरा और मूंगफली। ये किसके अंतर्गत सम्मिलित किया जाता है? खरीफ की फसल के अंतर्गत। और रबी की फसल के अंतर्गत, रबी की फसल में जैसे गेहूं, जौ, चना और सरसों। गेहूं, जौ, चना और सरसों, ये रबी की फसल के अंतर्गत सम्मिलित किया जाता है। फिर बाद में विभिन्न फसलों पर भौगोलिक तापमान। तो भौगोलिक के अंतर्गत हम तापमान देखते हैं। तो इसका औसत तापमान है, मतलब इनकी जो कृषि करने के लिए औसत तापमान है वो 10 डिग्री सेंटीग्रेड से लेकर 25 डिग्री सेंटीग्रेड औसत तापमान है वो 10 डिग्री से लेकर 25 डिग्री और 28 डिग्री से लेकर 18 डिग्री से लेकर 28 डिग्री सेंटीग्रेड के लगभग है वो तापमान की आवश्यकता है वो होती है। और वर्षा के रूप में देखा जाए तो वर्षा है वो यहाँ पे 100 सेंटीमीटर है वो वर्षा होनी चाहिए, तब जाके इनकी खेती है वो की जाती है। परंतु वर्तमान के अंतर्गत ये खेती है वो सिंचाई के द्वारा है वो की जाती है। और इनमें वर्षा है
देखो, खरीफ की फसल के लिए तापमान की आवश्यकता कितनी होती है? 10 से 25 डिग्री सेंटीग्रेड के लिए, सेंटीग्रेड के लगभग। खरीफ की फसल के लिए 10 से 25 डिग्री सेंटीग्रेड के लगभग, और रबी की फसल के लिए तापमान की 18 डिग्री से लेकर 28 डिग्री सेंटीग्रेड के लगभग है वो होनी चाहिए। खरीफ की फसल के अंतर्गत 100 सेंटीमीटर वर्षा है वो होनी चाहिए। कितनी सेंटीमीटर? 100 सेंटीमीटर वर्षा होनी चाहिए। और रबी की फसल के लिए 25 से 75 सेंटीमीटर के लिए 25 से 75 सेंटीमीटर वर्षा है वो होनी चाहिए। ये मुख्य रूप से मानी जाती है। और अगर थोड़ा सा मिट्टी के बारे में और देख लेते हैं, तो खरीफ की फसल के लिए किस प्रकार की मिट्टी की आवश्यकता होती है? चिकनी मिट्टी और दोमट काली मिट्टी। चिकनी और दोमट काली मिट्टी की आवश्यकता है वो होती है खरीफ की फसल के लिए। और रबी की फसल के लिए हल्की चिकनी और दोमट मिट्टी। हल्की चिकनी और दोमट मिट्टी, ये है मुख्य रूप से इनके अंतर्गत है वो आवश्यक है वो होती है। ये तो आपके कुछ मोस्ट पर्सन है वो 90वें अध्याय से है। मतलब 90वें अध्याय के अंतर्गत आपके 3 नंबर के पर्सन है वो पूछे जाते हैं। अब हम थोड़ा सा 10वें अध्याय के अंतर्गत देख लेते हैं। 10वें अध्याय में भी आपके 3 नंबर के अंक, 3 नंबर के अंक या फिर 3 नंबर के पर्सन है वो पूछे जाते हैं। 10वां अध्याय आपका खनिज व ऊर्जा संसाधन, इनमें से आपके 3 अंक के प्रश्न है वो पूछे जाते हैं, वो भी अति लघुतरात्मक और लघुतरात्मक प्रश्न में से। तो चलते हैं हम हमारी प्रश्नों की तरफ। सबसे पहला प्रश्न है आपका इसमें 10वें अध्याय के अंतर्गत, भारत में तांबे के शोधन का कार्य सार्वजनिक क्षेत्र की किस कंपनी द्वारा है वो किया जाता है? मतलब किस कंपनी के द्वारा है वो किया जाता है किसका? तांबे का शोधन। तो ये किया जाता है हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड के द्वारा। हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड के द्वारा। हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड के द्वारा है वो किया जाता है किसका? तांबे का शोधन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में, ये भारत नहीं है, ये भारत में सर्वप्रथम कोयला कहाँ है वो निकाला गया? तो भारत के अंतर्गत सर्वप्रथम कोयला है वो 1814 में, 1814 में कहाँ पे निकाला गया था? रानीगंज में निकाला गया था। रानीगंज के अंतर्गत वो निकाला गया था। कब निकाला गया था? 1874 में, रानीगंज में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में किस किस्म का कोयला है वो सबसे ज्यादा पाया जाता है? तो राजस्थान में मुख्य रूप से लिग्नाइट किस्म का कोयला है वो पाया जाता है। किस किस्म का कोयला पाया जाता है? लिग्नाइट किस्म का कोयला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में कोयले के सर्वाधिक भंडार एवं उत्पादन किस राज्य के अंतर्गत है वो मिलते हैं? तो भारत के अंतर्गत है वो कोयले के सबसे ज्यादा भंडार है और उत्पादन के भी सबसे ज्यादा भंडार है वो कहाँ पे मिलते हैं? झारखंड में। झारखंड के अंतर्गत है वो मिलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में पेट्रोलियम पदार्थ उत्पादन करने वाले प्रमुख राज्य है वो कौन कौन से? मतलब भारत के अंतर्गत जो पेट्रोलियम पदार्थ का उत्पादन करते हैं उनमें से कौन कौन से राज्य हैं? तो मुख्य रूप से महाराष्ट्र, असम, गुजरात और एक राजस्थान, ये मुख्य रूप से पेट्रोलियम पदार्थ के उत्पादन करने वाले 4 राज्य है वो माने जाते हैं। छठा प्रश्न है, भारत में परमाणु ऊर्जा आयोग का गठन है वो किस वर्ष है वो किया गया था?
तो भारत के अंतर्गत परमाणु ऊर्जा का आयोग का गठन है वो सन 1948 के अंतर्गत है वो किया गया था। किसका? परमाणु ऊर्जा आयोग की स्थापना मान लो या फिर उनका गठन मान लो, दोनों एक ही है। वो कब किया गया था? 1948 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में कोई दो तांबा उत्पादन क्षेत्रों के नाम है वो बताने हैं। तो राजस्थान के अंतर्गत कोई दो तांबा उत्पादन क्षेत्र है, एक तो अलवर के अंतर्गत और एक झुंझुनू में। अलवर और झुंझुनू। अलवर के अंतर्गत कहाँ है? खोदरीबा में, खोदरीबा। और झुंझुनू में, झुंझुनू में खेतड़ी, खेतड़ी सिंगाना, ये मुख्य रूप से है वो पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान के भीलवाड़ा, राजस्थान के भीलवाड़ा के रामपुरा अंगूचा क्षेत्र किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है वो माने जाते हैं? तो ये माने जाते हैं सीसा और जस्ता के लिए, सीसा और जस्ता के लिए प्रसिद्ध है वो माने जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में कोई दो रोक फास्फेट फास्फेट उत्पादन क्षेत्र के नाम है वो बताने हैं। तो दो क्षेत्र है वो आपके उदयपुर और जैसलमेर। उदयपुर और दूसरा है जैसलमेर। उदयपुर के अंतर्गत झामर कोटड़ा, उदयपुर में झामर झामर कोटड़ा, और जैसलमेर के अंतर्गत बिरमानिया। ये मुख्य रूप से दो फास्फेट उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है वो माने जाते हैं। 10वां है, राजस्थान में कोई दो जिप्सम उत्पादन क्षेत्र के नाम है वो बताने हैं। राजस्थान में कोई दो जिप्सम उत्पादन क्षेत्र के नाम है वो बताने हैं। तो कौन कौन से? बीकानेर और नागौर। बीकानेर और दूसरा है नागौर। बीकानेर के अंतर्गत लूणकरणसर और नागौर के अंतर्गत गोठ मांगलोद, गोठ मांगलोद। ये मुख्य रूप से दो जिप्सम उत्पादन क्षेत्र के अंतर्गत सम्मिलित वो किए जाते हैं। 11वां प्रश्न है, डेगाना, डेगाना भाखरी जो कहाँ पे स्थित है? नागौर के अंतर्गत। किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है वो माने जाते हैं? तो डेगाना भाखरी है वो टंगस्टन के उत्पादन के लिए माना जाता है। किसके लिए? टंगस्टन के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुजरात में कोई दो पेट्रोलियम उत्पादन क्षेत्रों के नाम है वो बताने हैं। तो गुजरात के अंतर्गत दो पेट्रोलियम पदार्थ है, एक तो है अंकलेश्वर, अंकलेश्वर, और दूसरा आपका लुनेन, लुनेल, नुलेन। ये मुख्य रूप से दो पेट्रोलियम पदार्थ के नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय अर्थव्यवस्था में खनिजों का कोई चार योगदान है वो बताने हैं। तो भारतीय अर्थव्यवस्था के रूप में खनिजों का चार योगदान है वो किस प्रकार से? देखो, पहला योगदान है इसका, देश की राष्ट्रीय आय में खनिजों का क्या होता है? महत्वपूर्ण योगदान है वो माना जाता है। किसके अंतर्गत? देश की राष्ट्रीय आय के अंतर्गत। दूसरा है आपका, देश में परमाणु ऊर्जा खनिजों से हमें विद्युत प्राप्ति है वो होती है। तीसरा कारण है, देश में अधिकांश उद्योगों का विकास भी किस पर निर्भर रहता है? खनिजों के अंतर्गत ही निर्भर है वो रहता है। चौथा कारण है, कई प्रकार के खनिजों के निर्यात से भारत को विदेशी मुद्रा की प्राप्ति भी है वो होती है। किससे? खनिज के द्वारा ही। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
राज्य में सीसा जस्ता उद्योग के कोई 2 केंद्रों के नाम है वो बताने हैं। तो सीसा जस्ता उद्योग के लिए एक तो जावर देवारी जो कहाँ पे स्थित है, उदयपुर में। दूसरा है चंदेरिया, वो कहाँ पे स्थित है, चित्तौड़गढ़ के अंतर्गत है वो स्थित है, वो माने जाते हैं। ये मुख्य रूप से 2 सीसा उत्पादन क्षेत्र के सीसा जस्ता उत्पादन के केंद्र है वो माने जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, राज्य के 2 जिलों के नाम लिखो जो किसके लिए, ऊनी कंबल व चमड़े बनाने के लिए प्रसिद्ध है। मतलब ऐसे कौन से 2 जिले हैं जो ऊनी कंबल और चमड़े है वो बनाते हैं। तो वो कौन कौन से जिले हैं, एक तो बीकानेर, बीकानेर में, और दूसरा है आपका पाली में। इन 2 जिले हैं जो किसके उत्पादन करते हैं, मतलब क्या बनाते हैं, चमड़ा और कंबल है वो बनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य में मैग्नीशियम सल्फेट तथा सोडियम सल्फेट के कारखाने हैं वो कहाँ पे स्थित है। तो मैग्नीशियम सल्फेट का कारखाना है वो पंचभद्रा बाड़मेर में। कहाँ पे, पंचभद्रा बाड़मेर में। और सोडियम सल्फेट का कारखाना है वो डीडवाना नागौर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कोई 2 जैविक खनिजों के नाम है वो बताने हैं। तो कोई 2 जैविक खनिज के नाम है, एक तो है आपका कोयला, दूसरा है प्राकृतिक गैस ईंधन। आपके 2 खनिज है वो पूछे हैं, 2 खनिज के कौन कौन से, एक तो कोयला और दूसरा है प्राकृतिक तेल या फिर प्राकृतिक गैस। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एशिया की सबसे बड़ी लौह अयस्क एशिया की सबसे बड़ी लौह अयस्क की खान वो कौन सी है। तो एशिया की सबसे बड़ी लौह अयस्क की खान है वो है बेला डीला। बेला डीला बेला डीला खान है वो एशिया की सबसे बड़ी लौह अयस्क की खान है मानी जाती है। तो हमें कमेंट्स करके जरूर बताना कि आपके द्वारा है वो कितने % है वो सही किए गए हैं। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।